रखते हैं तो उनकी देखभाल बहुत सघन करनी होती है। सोयाबीन सीजन में 10 बार जाके भी उसकी खेती हो सकती है, पर अगर आप टमाटर लगा रहे हैं तो 10 बार जाने से काम नहीं बनेगा, दिन में 10 बार जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी काम की सघनता वो बहुत ज्यादा है। और चूंकि एकरेज कम है, आपको आश्चर्य होगा, जिले में 86% से ज्यादा किसान या तो छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, या सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान का मतलब जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, और लघु किसान का मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से ज्यादा पर 2 हेक्टेयर से कम, मतलब 5 एकड़ से कम। तो 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान 86% से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हम जो 50 एकड़ वाले किसान जो खेती कर रहा वैसे ही हम करेंगे तो हम कभी भी नहीं पनप सकते। हमको जब 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ हमारे पास जमीन रह गई है तो एक एक इंच की हमको योजना बनाना है, और हमारा एक एक मिनट वहां पे खर्च होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप उद्यानिकी फसलों पे जाते हैं। उद्यानिकी फसल गेहूं और सोयाबीन की तुलना में 4 गुना परिश्रम मांगती है, पर 10 गुना आमदनी देती है। मेहनत 4 गुना लगेगी सोयाबीन की तुलना में, पर आमदनी आपको सोयाबीन से 10 गुना होगी, ये बिल्कुल तय है। बैतूल जिले में ऐसे किसान हैं उद्यानिकी के जो 1 एकड़ में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक उत्पादन यानी आमदनी कर रहे हैं। ऐसे किसान हैं, पर वो पूरे समय खेत में रहते हैं। तो ये आप सोच लीजिए कि आपको भी कम से कम एक नया काम जो ज्यादा आपका परिश्रम मांगे, जो ज्यादा आपकी कुशलता मांगे, जो ज्यादा आपका समय मांगे, वो करिए। तब आपकी जो प्रमुख समस्या है, प्रमुख समस्या क्या मैंने बताई थी, आमदनी वाली, तो वो आपकी हल होगी। और अगर हम जो परंपरागत तरीके से करते चले जा रहे हैं उसमें मैं नहीं मानता कि आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, क्योंकि आदानों की कीमत, जो कृषि आदान है, कृषि आदान का मतलब बीज, खाद, दवाई, ये आपके आदान है। जो मानव श्रम है वो आपका आदान है। इनकी कीमत लगातार बढ़ रही है, उसको आप रोक नहीं सकते, चाहे कोई भी आ जाए। ये चीजों की कीमतें नीचे नहीं आने वाली है। और आपके उत्पाद का जो मूल्य है, ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। मैं शायद उसके बोलने के लिए उतना सक्षम नहीं हूं, पर फिर भी मैं 1-2 लाइन कहना चाहता हूं। जो हमारी सबसे बड़ी एक समस्या है कि साहब हमारा ये गेहूं ये भाव बिका, मेरा टमाटर वो भाव बिका, मेरा फला ये हुआ। तो एक्चुअल में ये जो रेट है ये अंतरराष्ट्रीय बाजार से संचालित होते हैं बहुत सारे हमारे। हम चाह के भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए कि हम उत्पादकता को सुनिश्चित करें, उत्पादकता को बढ़ाएं और लागत को कम करें। इन फार्मूलों के ऊपर जब हम काम करेंगे तो आपकी आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। और इसके लिए आपको विविधता वाली खेती करने की जरूरत है। जो अभी तक काम नहीं किए हैं, पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, सब्जी की खेती, फलों की खेती, बीज उत्पादन कार्यक्रम, केचुआ खाद की खेती, शहद की खेती, मशरूम की खेती, मशरूम का बीज बनाना, ये ऐसे 20 नाम गिना दिए मैंने, और इसमें बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। इनमें से कोई 1 या 2 काम आप जो अभी तक आपने नहीं किए हैं उसको योजनाबद्ध का मतलब एक समूह हम बनाएं, उस काम को समझें, और उस काम को समझ के जो शासन की योजनाएं हमारी है उनका पूरा दोहन करें। शासन जहां सपोर्ट कर रही है उसका पूरा दोहन करें और फिर उन कामों की शुरुआत करें। 3 साल मैं ऐसा मानता हूं कि पर्याप्त है आपकी आमदनी में एक अच्छा इजाफा करने के लिए, और इससे कम में कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ लिख के जो नौकरी में लग रहे हैं तो 25 साल 28 साल तक कलम घिस रहे हैं, उसके बाद 2% लोगों को जॉब मिल रही है। दुकान धंधा वाले भी सालों साल घिस रहे हैं, तब भी 25% लोगों का बिजली का बिल नहीं निकल रहा, पता कर लेना। 25%, 10% तो खूब कमा रहे हैं, पर 25% ऐसे हैं कि उनका कुछ भी नहीं निकल रहा है।
तो खेती एक ऐसा है कि अगर आप यहाँ प्लानिंग के साथ काम करेंगे, आपकी सफलता तय है, सुनिश्चित है। तो ये आप करें। और अब मैं कुछ मुद्दे की बात जो जिससे आपकी लागत कम हो जाए, लागत कम करने के जो हमारे तरीके हैं उनकी चर्चा करूंगा। इसके बाद आप प्रश्न जो भी करेंगे, आप स्वतंत्र हैं किसी भी मुद्दे पे ये तो मैं सामान्य चर्चा भी आपसे कर रहा हूँ, पर इसके अलावा आप लोग अपनी उद्यानिकी की समस्याओं को लेकर, उद्यानिकी के साथ साथ गेहूं, चना, सोयाबीन की भी अगर कोई समस्या है तो किसी भी तरह की तकनीकी समस्या को मेरे समक्ष रखने में स्वतंत्र हैं। मुझे खुशी होगी और वो चर्चा शायद ज़्यादा सार्थक होगी। जब आप प्रश्न करना शुरू करेंगे तो वो चर्चा हमारी ज़्यादा सार्थक होगी। तो मैं शुरुआत अभी कर रहा हूँ कि आपके खर्चा को हम कैसे कम करें। खर्चा कम करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, बाजार से जितनी भी चीज़ें आप खरीदते हैं खेती के लिए, आप ये सोचिए कि इनका विकल्प क्या है। अगर मुझे यूरिया, मान लेता हूँ 300 रुपए की बोरी है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, शायद 280-90 कुछ की है, उसको मैंने मान लिया 300 रुपए की बोरी है, या डीएपी की बोरी 1200 रुपए की है। अब 1200 रुपए खर्च करने के बाद मुझे 9 किलो नत्रजन और 23 किलो फास्फोरस मिलता है। 1200 रुपए में ये दो चीज़ें आपको मिल रही है, 9 किलो नत्रजन, 23 किलो फास्फोरस। या 300 रुपए का यूरिया खर्च करने पे आपको 46% का मतलब 23 किलो नत्रजन मिलता है। ये आपको अंदाजा होना चाहिए, आपको गुणा भाग करना सीखना पड़ेगा। अब मुझे इतना ही नत्रजन दूसरे क्या क्या स्रोत हैं, दूसरे इसके विकल्प क्या क्या है कि नत्रजन यूरिया के अलावा और कहां कहां से मुझे मिल सकता है, वो विकल्प क्या है। जब आप विकल्प दिमाग में लाएंगे तो आपके सामने उत्तर आने लगेंगे कि अरे यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 4 विकल्प है। उसकी लागत निकालिए। कोई नहीं कर रहा अभी कोई भी किसान इस तरीके का गुणा भाग नहीं करता है, जबकि दूसरे जितने भी आपके जो प्रतिद्वंदी है जिनसे आप अपनी तुलना करते हैं कि साहब उसकी इनकम इतनी और मेरी इतनी, वो हर पल हर घड़ी कैलकुलेशन करता है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी मान लो 100 रुपए तनख्वाह देती है, तो मेरी नजर चारों तरफ है कि अगर मेरे को कहीं चांस मिलेगा, कोई 120 देगा तो वहां चले जाऊंगा। जायसवाल जी को यहाँ जो भी मिल रहा हो तो उनकी नजर भी चारों तरफ है, अभी पता लगेगा कि जायसवाल जी थे, वहां चले गए। किसान ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा, व्यापारी भी करता है। समोसा बेचने वाला, बड़ा बेचने वाला मालूम है कि आलू सस्ता 4 बजे के बाद मिलेगा, करता है ना वो। हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा आकलन है। आपको ये करने की जरूरत है। और कुछ ये मेरे दिमाग में कहां से आया मैं आपको ये बता दूं। मैं मूल रूप से वैज्ञानिक हूं, उसके भी पहले किसान परिवार से, तो जैसे आप हैं वैसे मैं। बैतूल में कुछ हमारे ऐसे किसान हैं जो बेहद होशियार, और वो जब मेरे से पूछते हैं कि साहब ये फलानी इल्ली लगी है, इसमें कौन सी दवाई डालूं, तो मैंने बोल दिया कि यार ये इल्ली है, ये दवाई डालूं। फिर वो 10 मिनट बाद फोन करके मेरे से पूछता है कि सर आपने ये जो बताई है ये तो हमको 450 रुपये एकड़ पड़ रही है, ये दूसरी कैसी है, ये तो 250 रुपये पड़ रही है, तीसरी कैसी है, ये तो 225 रुपये है। मतलब ये किसान ने मेरे दिमाग में भरा कि हाँ यार ये कैलकुलेशन तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने एक लाइन सोची, ये इल्ली है, ये दवाई कारगर है, ये डाल दीजिए। पर उस तरह का सोच जरूरी है, उस तरह का सोच जरूरी है। जब वैकल्पिक आप चीजों पे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप अभी इसी सीजन से करके देख लीजिए, आपकी लागत में 25% की कमी आ जाएगी, बिल्कुल तय है। फिर उनके गुण दोष का अध्ययन करिए कि यूरिया में क्या दोष है, क्या गुण है और क्या दोष है। आप किसी भी दुकान से पूछे, हमारे दुकानदार संभवतः इतने सक्षम नहीं है, पर हमारे जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं वो तो सक्षम है कि भाई यूरिया के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। मैं एक चीज आपसे कह दूं
कि कोई भी रसायन ऐसा नहीं है जिसके सिर्फ फायदे हों। अगर कोई दुकानदार या कोई विशेषज्ञ आपको ये कहे कि नहीं नहीं इसके तो कोई नुकसान नहीं, इसके तो चौतरफा फायदे ही है, तो वो झूठ बोल रहा है या उसको ज्ञान नहीं है। सारी चीजों के, सारे रसायनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अब आप आकलन करेंगे कि भैया लागत इतनी है पर इसके साथ ये नुकसान है, लागत इतनी है इसके साथ ये फायदे हैं, तो अभी आपका पूरा समीकरण बदल जाएगा। आप जो प्रयोग कर रहे हैं ये पूरी तरीके से अल्टरेशन इसमें हो जाएगा। आप यूरिया डालने में घबराएंगे। फिर अगर यूरिया को सही तरीके से आप समझ जाएंगे तो आप यूरिया डालने में आपको लगेगा कि नहीं भाई ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको जीरो करना है, वो जरूरी है, पर एक लिमिट के बाद वो घातक है, एक लिमिट के बाद वो आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रहा है। और अकेला यूरिया नहीं, सारे रसायन, चाहे नींदानाशक हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे आपके उर्वरक हो, ये सब के सब ये दो धारी तलवार है। इनके फायदे भी हैं, इनके नुकसान भी हैं, और हम इन चीजों के ऊपर कभी विचार नहीं करते हैं। सिंपल सा ये है कि भैया मेरे को तो पिछले बार